जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर सॉल्विंग अ कैलकुलेटर बेस्ड पेपर. सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1. Philomena starts work at 10:45 a.m. on Monday. She finishes work 2 hours 50 minutes later. So we have to find the time she finishes the work on Monday. So मैं फिर टाइमलाइन की हेल्प लूँगा, ठीक है. और 10:45 पे she started the work on Monday and she finished her work after 2 hours 50 minutes. So 2 hours के बाद आप सबको पता है कि क्या टाइम होगा, 11:45 and 12:45 PM. 10:45 AM था, ठीक है. 2 hours के बाद क्या हो जाएगा, 12:45 PM, बिकॉज आफ्टर 12, ठीक है, सुबह के जो 12 होते हैं नून, उसके बाद PM स्टार्ट हो जाता है. सो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है. उसके बाद यहाँ पे हमारे 2 आवर्स जो है ना वो हो चुके हैं, 2 आवर्स गुजर गए हैं हमारे. उसके बाद 12:45 से अगर मैं 1 तक जाऊँ, 1 PM तक, सो 15 मिनट्स और यहाँ पे हमारे लग जाएंगे, ठीक है. एंड वी हैव टू फाइंड टाइम आफ्टर 2 hours 50 minutes. सो 2 hours 15 minutes के बाद तो 1 PM हो रहे हैं. सो 50 मिनट्स हमने देखने थे. 50 में से अगर आप 15 माइनस कर दो तो हमारे पास रहते हैं 35 मिनट्स. सो इट मीन्स कि हमें 35 मिनट्स आगे और जाना है. सो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा बेटा 1:35 PM, ठीक है. ये 1:35 PM हमारे पास आ रहा है. लेट मी राइट इट क्लियरली. दिस इज़ 1:35 PM. सो 2 hours और इन दोनों को अगर आप कंबाइन करो ये 50 मिनट्स बनते हैं, ठीक है. सो 2 hours 50 मिनट्स के बाद जो टाइम आ रहा है दैट इज़ 1:35 PM. अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको 24 आवर टाइम फॉर्मेट में भी सॉल्व कर सकते हो और 12 आवर टाइम फॉर्मेट में भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन यू. बोथ आर करेक्ट. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2. Tanya must add 8% sales tax to the initial cost of a job. We don't know about the initial cost, so we can assume it as X. Initial cost is equal to X and she added 8% sales tax on it. So cost after sales tax क्या हो जाएगी? Cost after sales tax, सेल्स टैक्स क्या हो जाएगी हमारे पास? एक तो इनिशियल कॉस्ट है दैट इज़ एक्स, और जब हमने सेल्स टैक्स ऐड किया दैट इज़ 8% ऑफ एक्स. सो वो बनती है बेटा 8% ऑफ एक्स. हम यूँ लिख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 8%. परसेंट का मीनिंग होता है 1/100. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. सो वी कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस, एक्स प्लस 0.08x, ठीक है. और 0.08x बनता है 1.08x, ठीक है. तो ये आ गई कॉस्ट आफ्टर सेल्स टैक्स. इनिशियल कॉस्ट भी हमारे पास आ गई है, कॉस्ट आफ्टर सेल्स टैक्स भी हमारे पास आ गई है. उसने 8% सेल्स टैक्स ऐड किया था. उसके बाद लिखा हुआ है कि शी देन एड्स 15% टू द कॉस्ट इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स टू फाइंड द अमाउंट टू चार्ज अ क्लाइंट. So the final charge is basically cost after sales tax हमारे पास है 1.08x, ठीक है ना. उसने इस कॉस्ट पे 15% और ऐड किया, ठीक है. तो इस पे 15% और ऐड करते हैं. 15% ऑफ 1.08 पे ऐड करना है, ठीक है. एक तो कॉस्ट इटसेल्फ है, ठीक है, दिस थिंग. इस पे हमने ऐड क्या करना है, 15% ऑफ 1.08x, ठीक है. अच्छा,
तो 1.08x 15/100 मल्टीप्लाई बाय 1.08, हम इसको लिख सकते हैं 1.08x प्लस 0.15 into 1.08x, and if I will take 1.08x common, so what will I get? I will get 1 plus 0.15x. ठीक है, मैंने कॉमन कैसे लिया है? इसमें से और इसमें से मैंने कॉमन ले लिया. ठीक है, वेन एवर वी हैव एन एडिशन साइन, सो हम कॉमन ले सकते हैं. नाउ व्हाट विल वी डू? We are given that the total amount charged to the client is 465.75 and the final charge we have is this thing, so we can put them equal. ठीक है, so हम उसको equal put कर देते हैं 465.75 के. ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं बेटा. अच्छा, यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे x नहीं आना. ठीक है, जब हम कॉमन लेंगे तो 1.08 के साथ ये x आएगा, 0.15 के साथ नहीं आएगा. अब हमने क्या करना है? 1.08x इट वुड बी इक्वल टू 1.15, 465.75. 1.15 को हम राइट साइड पे ले जाते हैं. ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 1.15. बेटा इसका आंसर हमारे पास आ रहा है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, एंड इट इज़ इक्वल टू 405. ठीक है, सो 1.08x इज़ इक्वल टू 405 एंड x इज़ इक्वल टू 405 ओवर 1.08. सो इसका आंसर आ रहा है 375. ठीक है, हमारा फाइनल आंसर है बेटा 375. आई होप यू गॉट इट. सो आपने अपना आंसर यहाँ पे लिखना होता. ठीक है, 375. क्वेश्चन नंबर 3. In 2021, his income was $32,000 and in 2022, income increased to $33,408. Calculate the percentage increase. So it's very easy. We know the formula for the percentage increase or decrease. So percentage increase formula is increase over original value. Original value into 100%. This is the formula. So increase हमारे पास कितना आया है? That is 33,408 minus 32,000. 33,408 minus 32,000 and that is equal to 1,408. ठीक है, आपने सब्ट्रैक्ट कर देना इन दोनों वैल्यूज़ को. चेंज आपने बताना है, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू न्यूमरेटर में लिखते हैं, और ओरिजिनल वैल्यू इज़ 32,000 मल्टीप्लाई बाय 100%. टेक द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, डिवाइड इट एंड मल्टीप्लाई बाय 100. सो इज़ 44%. ठीक है बेटा, सो परसेंटेज इंक्रीज़ जो इनकम में आया है फ्रॉम 2021 टू 2022 बेटा, वो हमारे पास आ रहा है 44%. नेक्स्ट क्वेश्चन. Abid invests $2,400 in a saving account for 4 years. The account pays simple interest at a rate of R% per year. At the end of 4 years, he receives a total of this thing 153.60 in interest. Calculate the value of R. बेटा इसमें हमने डायरेक्टली जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो द फॉर्मूला इज़ I इज़ इक्वल टू PRT ओवर 100. ठीक है, और इन आई गिवन है हमें 153.60, तो हम इंटरेस्ट लिख देते हैं यहाँ पे. प्रिंसिपल वैल्यू भी गिवन है $2,400
एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, दैट इज़ आर, और टाइम हमारे पास 4 years है, ठीक है, ओवर 100. So you just need to multiply this 100 with 153.60, move all the things to the left side, और 2400 इंटू 4 मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम उधर जाके इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है. कैलकुलेटर में आप डायरेक्टली वैल्यूज़ डालें. सो R इज़ 1.6, ठीक है. सो 1.6 आ रहा है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट. You can put the percentage sign with this. Okay. Question number 5. Here you have to find the value of t when h and g value is given. So in this question you just simply need to substitute the values. This is 1 mark question. You can directly solve it with the help of calculator. Take the pi value that is given in the calculator. पाई की वैल्यू आप लोग खुद से 22/7 या 3.14 सब्सिट्यूट ना करो, ठीक है. कैलकुलेटर से डायरेक्टली जो पाई की वैल्यू अवेलेबल है वो वाली वैल्यू को सब्सिट्यूट करो. सो इसका आंसर आ रहा है 2.24. अच्छा, सेकेंड पार्ट में यू हैव टू मेक एच द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला. 2 पाई, दिस वाज द क्वेश्चन. इसमें आपने एच को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है. सो फर्स्ट स्टेप इज़ टू मूव 2 पाई टू द अदर साइड. नाउ in order to isolate this h, I need to take the square on both sides. Taking square on both sides, okay, not the square root. Take square on both sides. जब आप स्क्वायर लोगे तो क्या होगा, square cancels the square root sign here. Here we are left with t square. जो स्क्वायर अगर ब्रैकेट के ऊपर होता है तो वो जितनी भी चीज़ें अंदर लिखी होती हैं और मल्टीप्लाई हो रही हों या डिवाइड हो रही हों वो सब के ऊपर स्क्वायर आ जाता है. सो 2 स्क्वायर इज़ 4 एंड पाई स्क्वायर इज़ पाई स्क्वायर. हेयर वी हैव h ओवर g, और हम अब इजीली h को जो है ना सब्जेक्ट बना सकते हैं. h इज़ इक्वल टू g टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर. सो मैं यहाँ पे अपना जो है ना वो आंसर लिख रहा हूँ, टी स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर. ठीक है बेटा. अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन देखें. p इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर such that 540p is a square number. You know, whenever we have a square number और हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमें 2 का जो है ना वो पेयर मिलता है. ठीक है, तो 540 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो वो क्या होगी, 2 × 2 इज़ 4, then 14, 2 × 7 is 14 and 2 × 0 is 0. 2 × 1 is 2, 2 × 3 is 6. We have 1 left, it will become 10, and 2 × 5 is 10. Now see, 135 is not divisible by 2, so हम इसको 3 से देखते हैं. ठीक है, 3 × 4 is 12 और 1 बच गया तो 3 × 5 is 15. Now 3 × 1 is 3 and 3 × 5 is 15. ठीक है, अब 15 जो है वो अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है. 3 × 5 इज़ 15 और 5 × 1 इज़ 5. तो आप देखो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो कर ली है, लेकिन 540 जो है वो मेरे पास स्क्वायर नंबर नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज अगर आप देखो तो मेरे पास जो है ना
3 का एक पेयर नहीं है, ठीक है, एक और 3 अवेलेबल नहीं है और 5 भी एक अवेलेबल नहीं है। सो 540 के मेरे पास जो फैक्टर्स बन रहे हैं ना, प्राइम फैक्टर्स, वो बन रहे हैं 2, 3 टाइम्स 3 लाइक दिस, ठीक है। तो आप देखो कि एक ये पेयर बन रहा है, ये बन रहा है, लेकिन 3 और 5 का पेयर मिसिंग है, यानी कि वी नीड 1 मोर 3 एंड 1 मोर 5 इन ऑर्डर टू मेक अ नंबर दैट इज़ अ स्क्वेयर नंबर, ठीक है। वो यही चीज़ रिक्वायर्ड कर रहे हैं। सो अगर मैं एक 3 और एक 5 और ख़ुद से ऐड कर दूँ, ठीक है, तो और इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास एक स्क्वेयर नंबर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 540 को मैं किस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 और 5 से, इन ऑर्डर टू गेट अ स्क्वेयर नंबर। वो यही चाह रहे थे। सो मेरे पास पी क्या होगा, पी यही होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5। जो भी चीज़ लेस होती है ना बेटा, लाइक अगर आपके पास 3 और 5 मिसिंग है स्क्वेयर नंबर बनाने में, तो अब वही आपका जो है ना वो पी होगा, वही आपका वो वेरिएबल होगा जो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। सो अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने 540p का स्क्वेयर रूट फाइंड करना है, ठीक है। सो स्क्वेयर रूट ऑफ 540p, और p किसकी इक्वल है, 3 इंटू 5 के, ठीक है। p की जगह मैं 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ। तो ये अगर आप कैलकुलेटर से देखो, ये नंबर बन रहा है 8100। इसका स्क्वेयर रूट लो, आपके पास आंसर आ रहा है 90, ठीक है। अब वो क्या रहा है, गिविंग योर आंसर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो जो भी इसका आंसर आ रहा है ना, जो कि 90 आ रहा है, हमें आंसर क्या देना है, हमने 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और हमने उसके प्राइम फैक्टर्स में आंसर देना है। सो 90 की जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, ठीक है, वो क्या आएगी, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर है, 2 टाइम्स 4 इज़ 8 एंड 2 टाइम्स 5 इज़ 10। Similarly 3 times 1 is 3 and 3 times 5 is 15, 3 times 5 is 15 and 5 times 1 is 5। सो बेटा ये हमारे पास आ रही है प्राइम फैक्टराइजेशन। सो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू 3 स्क्वेयर इंटू 5। सो आई होप यू गॉट द आंसर। सो आप अपने आंसर को यहाँ पे लिख सकते हो, 2 इंटू 3 स्क्वेयर इंटू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Sammy invests $2000 in an account paying compound interest at a rate of 1.8% per year. Calculate the total interest paid to Sammy after 3 years. So it's very simple question जिसमें हमने compound interest का formula अप्लाई करना है। So हमें formula पता है, so that is final value is equal to principal value 1 plus r over 100 raised to power n, ठीक है। So principal value is 2000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 1.8 है ओवर 100 और नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं 3। सो हमारे पास फाइनल वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो तो वो आ रही है 2109.96, ठीक है। मैं 2 डेसिमल प्लेस तक ले रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो मेरे पास फाइनल वैल्यू आई है, इसमें मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू भी इंक्लूड है और इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, ठीक है। तो हमने ये फाइंड करना है कि उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है, ठीक है। सो टोटल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस वैल्यू में से, फाइनल वैल्यू में से प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। सो मुझे 2000 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई विल गेट 109.96। सो दिस इज़ माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 जी। Risa takes out a loan. She repays the loan over 1 year at a rate of $54 per month. So the total she repays is 8% greater than the value of the original loan. So work out the value of the original loan. So we basically don't know about the loan कि उसने कितना लिया था. We can assume it as X. But जो उसने repay किया है वो कितना किया है, 54 इंटू 12, ठीक है। उसने इतना रीपे किया एक साल के अंदर, पर मंथ उसने $54 दिया, तो 12 मंथ्स में उसका $648 बनता है।
और वो ये कह रहे हैं कि जो उसने रीपे किया ना वो 8% ग्रेटर है दैन द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल लोन। ठीक है, उसने जितना लोन लिया था उसे 8% ज़्यादा दिया है। सो इसमें हम लोग वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, न्यू वैल्यू ओवर ओल्ड वैल्यू। लेट मी राइट इट ओवर हेयर, न्यू वैल्यू ओवर ओल्ड वैल्यू, न्यू परसेंटेज ओवर 100%। ठीक है, सो न्यू वैल्यू हमारे पास आ रही है बेटा 648। क्यों मैं इसको न्यू वैल्यू कह रहा हूँ, बिकॉज ओल्ड वैल्यू वो थी जो उसने लोन लिया था। ठीक है, वो अब इंक्रीज़ होके क्या हो गया, जो उसने रीपे किया है वो न्यू वैल्यू है, दैट इज़ 648। ओल्ड वैल्यू एक्स है जो कि हमें नहीं पता, दैट वी नीड टू फाइंड। न्यू परसेंटेज क्या होगी, जो भी आपके पास परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर इंक्रीज्ड तो आपने 100 में ऐड करके लिखना होता है। ठीक है, तो 100 में ऐड करेंगे तो 108% ओवर 100%। ठीक है, परसेंट साइन कैंसल्स आउट विद परसेंट साइन, सो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 648 इंटू 100 ओवर 108 इज इक्वल टू एक्स। तो बेटा डायरेक्टली इसका आंसर आ रहा है 600। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे यू विल गेट 600। नाउ वी हैव अ स्पीड टाइम ग्राफ of a train's journey between two stations. What was the maximum speed of the train? So in order to find maximum speed, we know that speed is on y-axis. ठीक है, y-axis पे स्पीड है और हमें एक स्मॉल ब्लॉक देखना है कितने का है। अगर आप नोटिस करो, ये देखो मैं जूम इन करके आपको दिखा रहा हूँ कि 0 से लेके 5 तक वी हैव 10 ब्लॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, टोटल 10 ब्लॉक्स हैं 0 से लेके 5 तक, तो यानी कि एक ब्लॉक जो होगा वो 0.5 को होगा। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.5। एक स्मॉल ब्लॉक 0.5 का, ये 0.5 है, फिर 1 है, फिर 1.5 2 2.5 3, इट्स लाइक दिस। यानी कि दो स्मॉल ब्लॉक्स मिलके 1 बना रहे हैं, 1 यूनिट बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम स्पीड जो आ रही है ना वो ये आ रही है, ये वाली चीज़ आ रही है। ठीक है, ये यहाँ पे दिस इज़ द मैक्सिमम स्पीड। सो 2 स्मॉल ब्लॉक्स 1 यूनिट बना रहे हैं, तो 25 से 26 और 27। सो हमारी जो स्पीड है मैक्सिमम वो है 27 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज़ द मैक्सिमम स्पीड, दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट नंबर ए। सेकेंड पार्ट, सर्कल द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स द ट्रेन मोशन 350 seconds after it left the first station. Okay, so what you have to do, you have to locate the time of 350 seconds on the x-axis. So if you look at the x-axis, your 350 seconds is over here. Okay, exactly in the center of 400 and 300. And after identifying this thing, you have to find the corresponding speed on the graph at 350 seconds. So as y-axis is representing the speed, so you can see there is a horizontal line. At 350 seconds your speed is constant, so the horizontal line segment is indicating a constant speed. So our answer is this thing, constant speed. जी बेटा, now look at the C part. इसमें क्या लिखा हुआ है, calculate the acceleration of the train during the first 150 seconds of its journey. So let's go to the graph. अब हमने क्या करना है, we need to find the acceleration for the first 150 seconds. जी, अब हमने क्या करना है, हमने acceleration find करनी है for the first 150 seconds of the journey. तो आप बेटा नोटिस करो, यहाँ तक आपका 150 सेकेंड्स टाइम हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक 150, 100 और 200 के एग्जैक्टली सेंटर में। एंड वी नो दैट इन ऑर्डर टू फाइंड द एक्सेलेरेशन इन स्पीड टाइम ग्राफ, हमें ग्रेडियंट फाइंड करना होता है। और ग्रेडियंट इन स्पीड टाइम ग्राफ बेसिकली टेल्स अस द एक्सेलेरेशन। सो इस पूरे पाथ पे over here
आप कोई से भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करोगे तो आपका ग्रेडियंट सेम आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, एक ये पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 और इधर हमारे पास है बेटा, बिकॉज़ हमारे 2 ब्लॉक्स जो हैं वो 1 यूनिट के इक्वल है, सो 11 एंड 12 एग्जैक्टली यहाँ पे 12 आ रहा है। सो इसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं 150, 12। एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 150 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज़ 12. So now let's find the gradient, and gradient is represented by m. So m is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व करो 12 over 150 को, so you will get 0.08. And if someone wants to find the answer in the form of fraction, तो वो भी किस तरह करेगा, लेट मी टेल यू। 12 over 150 है, ठीक है, इसकी आप कटिंग कर लेते हैं। 2 times 6 is 12, 2 times 7 is 14 and 1 is attached with 0, so 2 times 5 is 10. Now we can divide it further by 3. 3 times 2 is 6, 3 times 2 is 6 and 15, 3 times 5 is 15, so 2 over 25. And your gradient is basically representing your acceleration here, so you can also write acceleration is equal to 2 over 25, ठीक है। Now part number D. In part number D, we are supposed to find the speed of the train 20 seconds before it completed its journey. So speed of the train 20 seconds before it completed its journey. So आप देखो बेटा, on x axis हमारे पास 10 smaller blocks हैं between 0 and 100. So one block is representing 10 units. So 20 seconds अगर मैं देखूँ, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये हम डेस्टिनेशन पे अपनी पहुँच गए हैं। इससे अगर हम 20 सेकंड्स पीछे जाएं, 10 20, ठीक है, 20 सेकंड्स पीछे हमने जाना है, देन वी हैव टू सी द स्पीड एट दैट पॉइंट। तो आपकी स्पीड कुछ यहाँ पे ये वाली आ रही है, ठीक है। इसको हम वाई एक्सिस पे देखते हैं कि हमारी ये क्या स्पीड बन रही है, बिकॉज वी नो ऑन वाई एक्सिस 2 small blocks are equal to 1 unit. So this is 1, this is 2 and this is 3, ठीक है। तो 3 से 3.5 तक जो भी बच्चा आंसर लिखेगा वो करेक्ट एज्यूम होगा। तो हमारा एग्जैक्ट 3 आ रहा है, आई एम गोइंग टू राइट 3 ओवर हेयर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, हाउ फार डिड द ट्रेन ट्रेवल ड्यूरिंग द फर्स्ट 200 seconds. So in order to find distance in speed time graph, we know that the area under the speed time graph gives us the distance. So for 200 seconds we need to find the distance. Let me erase this. So 200 seconds बेटा हमारे पास यहाँ पे हैं, ठीक है। तो आपने एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ निकालना है, तो आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 2 शेप्स में। एक हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, और एक हमारे पास जो है ना ट्रायंगल है, ठीक है। ये ऑरेंज वाला जो है ये हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है और ये ब्लू वाला हमारे पास क्या बन रहा है बेटा, ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका एरिया फाइंड करते हैं। ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सो बेस इज़ 150, ठीक है। ट्राइंगल की बेस 150 है और हाइट ट्राइंगल की बेटा एग्जैक्टली हमारे पास इधर ये चीज़ 12 है। 4 ब्लॉक्स हैं, सो 2 ब्लॉक्स आर रिप्रेजेंटिंग 1 यूनिट, सो 4 ब्लॉक्स हैं तो ये 12 बन जाता है, 10 11 एंड 12।
एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा, 150 से लेके 200 तक हमारे पास जो बन रही है 50 बन रही है इसकी विड्थ, और लेंथ हमारी बन रही है बेटा 12, सो 15 to 12। Now you can use the calculator and you can directly find the answer. So 150 into 12 is 1800, and 1800 over 2 plus 50 into 12 is 600. So 900 plus 600 is equal to 1500. So हमारा जो टोटल डिस्टेंस कवर है वो आ रहा है बेटा 1500 मीटर्स। F part, calculate the average speed of the train in kilometers per hour during the first 200 seconds. So the formula that we can use is average speed is equal to total distance divided by total time। ठीक है, अच्छा अब टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया फॉर 200 सेकेंड्स के लिए प्रीवियस पार्ट में, दैट इज़ 1500 मीटर्स, और टोटल टाइम गिवन है दैट इज़ 200। ठीक है, इसको डिवाइड करें, 1500 डिवाइडेड बाय 200 वुड बी इक्वल टू 7.5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, मीटर्स पर सेकेंड का मतलब यही होता है 7.5 मीटर्स इन 1 सेकेंड, ये मीनिंग होता है। ठीक है, सो अब वो हमें कह रहे हैं हमें आंसर चाहिए किलोमीटर्स पर आवर में। सो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को हमने किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है और डिनोमिनेटर्स को हमने आवर में कन्वर्ट करना है। सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट न्यूमरेटर इनटू किलोमीटर्स, because we are moving from smaller unit to greater unit, and we know that in 1 kilometer there are 1000 meters, so we will divide by 1000. Similarly, if I talk about denominator, so 1 second से हमने hours में जाना है, so we know that in 1 hour there are 3600 seconds, so again we have to divide. Okay, now the next step, I can also write it like this, 7.5 over 1000 divided by 1 over 3600। ठीक है, मैं हॉरिजॉन्टल वे में लिख लिया इसको। Now I can do it like this, reciprocal। Now you can use the calculator, and with the help of calculator you will directly get 27 kilometers per hour. So this is the answer. Okay, question number 10. Factorize completely. This is very easy question. I told you whenever you have two terms, there are two ways. One is to take common, and the second thing is to apply the identity, that is difference of two squares. Here we can see that common is 3, a and b, so 3ab is common. 12 is divisible by 3, 3 times 4 is 12, a minus 3 times 5 is 15, a is again common, b square. So this is the answer. Next question, write 4x square plus 12x plus 9 in the form of cx plus d. Okay, so इसमें 4x स्क्वेयर जो है बेटा वो 2x का होल स्क्वेयर है। ठीक है, और 9 किसका स्क्वेयर है, 3 का, एंड बीच में हमारे पास क्या बन सकता है, 2x एंड 3। अगर आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई करो, आपके पास देखो दोबारा 12x बन जाएगा। 2 into 2 is 4, 4 into 3 is 12, and x 12x. So basically this is an identity that is perfect square identity. So we can also write it like this, 2x plus 3 whole square. If I ask you to expand this thing, तो आप क्या करोगे, फिर आप आइडेंटिटी के थ्रू ये वाला स्टेप अप्लाई करोगे और आपका आंसर ये वाला आएगा फाइनल में। ठीक है, तो हम दोबारा अब जो है ना फैक्टराइज फॉर्म में जा रहे हैं, बस ये डिफरेंस है इसमें। सो इसका आंसर है 2x plus 3 whole square. Hence solve
4x² + 12x + 9 इज इक्वल टू 49। सो अब आपने बी पार्ट में देखा है कि इसको हमने इसकी इक्विवेलेंट लिखा है, तो एग्ज़ाम में आपने इसी को यूटिलाइज़ करना है, बी पार्ट के आंसर को, बी का जो फर्स्ट पार्ट है उसके आंसर को यूटिलाइज़ करके इसको सॉल्व करना है। सो दिस थिंग इज़ इक्विवेलेंट टू 2x + 3 होल स्क्वायर एंड आई कैन पुट इट इक्वल टू 49। नाउ टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। I need to put the plus minus sign over here. So square cancels the square root. So we are left with 2x + 3 plus minus 7. Because the square root of 49 is 7. Now you can write it like this. 2x + 3 is equal to 7. Or 2x + 3 is equal to minus 7. So here we have 7 minus 3, that is 4. So x is equal to 4/2. तो यहाँ पे हमारा एक आंसर आ गया x का 2। Here we have -10। तो x के दो आंसर्स आ रहे हैं बेटा, एक आ रहा है -5 और दूसरा आंसर आ रहा है 2। ठीक है, 2 and -5। क्वेश्चन नंबर 11। एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, सो इस क्वेश्चन में बेटा जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो ये है कि वो ब्रैकेट्स को फर्स्ट स्टेप में ही एक्सपैंड करने की, ओपन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो कि गलत है। उससे उनकी जो है ना क्वेश्चन जो है ना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपने करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में आपने डिनोमिनेटर सेम करना है। ठीक है, तो in order to make the denominator same, I will multiply the numerator and denominator both with 2. So it would be 2 into p + 1 minus p - 3 over 4. दोनों के नीचे 4 आ गया। Now you have to write it as a single fraction. ठीक है, don't open the brackets. Please don't open the brackets. Write it as a single fraction first. बिकॉज अगर आप ब्रैकेट्स ओपन करने की कोशिश करोगे यहाँ पे ही, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि माइनस किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आपने ब्रैकेट बिल्कुल भी ओपन नहीं करने, सिंगल फ्रैक्शन में लिखने पहले। अब आप इसके ब्रैकेट्स ओपन करो, एक्सपैंड करो इसको। सो 2p + 2 माइनस p + 3। सो जो ड्यू टू दिस माइनस साइन अंदर वाली सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। सो वी हैव 2p - p is p + 2 + 3 is p + 5/4। सो ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बेटा वी हैव एन इनइक्वालिटी, सो लेट्स सॉल्व इट। 6m + 8 < 3, moving 8 to the other side, it would become 3 - 8, that is equal to -5. 6 when go to the other side it will be divided by 5. So m is less than -5/6। और अगर आप कैलकुलेटर से -5/6 का आंसर निकालो तो आप इसको एग्ज़ाम में यूँ भी लिख सकते हो, -0.833। बोथ आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटा, in this question you have to find the coordinates of point A. Basically this is an exponential graph. ठीक है, so in order to find the coordinates of point A we need to substitute x is equal to 0. ठीक है, for y intercept हम हमेशा क्या करते हैं, हम x को 0 पुट करते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन में x को 0 ज़रा पुट करके देखते हैं। 5 × 2⁻0 - 6, so 2⁻0 is 1, anything raised to power 0 is always 1, so 5 - 6 is -1। ठीक है, सो हमारे पास
कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, -1, ठीक है। ऑन वाई एक्सिस योर एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, ठीक है। Okay, in the second part you have to write down the equation of the asymptote of the graph. So you know that in exponential graph there is only one asymptote and that is horizontal asymptote, और उस ग्राफ से ही डायरेक्टली पता लग जाता है कि इक्वेशन क्या है। तो ये जो कांस्टेंट पार्ट है दैट इज़ -6, यही हमारा जो है एसिम्पटोट है। सो y is equal to -6 is the equation of the asymptote of this exponential function. Okay, let's move to the next question. The equation of a line L is 4y is equal to x minus 5. We need to find the gradient of line L. So इसमें बेटा आपके पास देखो इक्वेशन गिवन है। नॉर्मली हम ग्रेडियंट जब फाइंड करते हैं तो हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, फिर हम उस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ग्रेडियंट का। बट अगर आपके पास पॉइंट्स गिवन ना हो, डायरेक्टली इक्वेशन गिवन हो, तो आप इक्वेशन के थ्रू भी ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हो। आपने उसको जस्ट y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो अब 4y x माइनस 5 को मैं उस फॉर्म में लेके जाता हूँ। 4 व्हेन गो टू द अदर साइड इट वुड बी डिवाइडेड, ठीक है। एंड वी कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस, y इज इक्वल टू x ओवर 4 माइनस 5 ओवर 4, और आई कैन आल्सो से दैट y इज इक्वल टू 1/4x माइनस 5/4, ठीक है। तो इसमें मेरे पास m की वैल्यू क्या आ रही है? m की वैल्यू आ रही है 1/4। अगर आप ये देखो, ये m की पोजीशन में मेरे पास क्या लिखा हुआ है? 1/4 लिखा हुआ है, ठीक है। सो m इज इक्वल टू 1/4। So this is the gradient. Find the coordinates of the point where line L crosses the y-axis. अच्छा, अब इसमें देखो, बिकॉज ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा इसका, और हमने ये बताना है कि ये ग्राफ वाई एक्सिस को जहाँ पे कट करता हुआ, ये बेसिकली ये जो ग्राफ है ये वाई एक्सिस को जहाँ पे कट करता हुआ गुजर रहा है, ठीक है। अगर हम इसको ऑरेंज लाइन को वाई एक्सिस एज्यूम करें तो हमें ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि उस पॉइंट पे x तो 0 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस की लाइन पे कोई भी जो पॉइंट होता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हम y कोऑर्डिनेट ईजिली निकाल सकते हैं। कैसे? हमें x को 0 पुट करना है सिर्फ इस इक्वेशन के अंदर। सो पुट x इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास बेटा आ रहा है y इज़ इक्वल टू -5/4। सो हमारा जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे 0, -5/4। नाउ a इज़ द पॉइंट 4, 5 and b is the point -2, 8. Find the length of the line AB. So we have to find apply the distance formula, x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट साइन। सो x2 is 8 and x this thing is x2 y2 and this thing is x1 y1. So -2 minus 4 plus 8 minus 5, ठीक है। सो -6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सो ये हमारे पास बनता है बेटा 36 प्लस 9, सो 45 का स्क्वायर रूट। सो इसका आंसर बनता है 6.71, ठीक है। डायरेक्टली सिर्फ इसमें हमने लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट का फॉर्मूला अप्लाई किया। पार्ट नंबर 2 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए बी, give your answer in the form of y is equal to mx plus c. Here we can find the
इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद द हेल्प ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। अगर आपके पास एक लाइन हो और उसके ऊपर आपके पास कोई पॉइंट गिवन हो, ठीक है, तो आप ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हो। अगर ग्रेडियंट आपको पता है तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म के थ्रू इक्वेशन ईजिली फाइंड कर सकते हो। और पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y माइनस y1 m x माइनस x1, ठीक है। तो अब ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं पहले। ग्रेडियंट इज़ y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, सो y2 इज़ 8 माइनस 5 ओवर माइनस 2 माइनस 4। सो बेटा ये हमारे पास आ रहा है माइनस 1 ओवर 2, ठीक है। माइनस हम न्यूमरेटर में भी मूव कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमें ये पता है कि इस लाइन के ऊपर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, एक 4 5 एक माइनस 2 8। आप कोई सा भी पॉइंट जो है वो x1 और y1 की जगह पुट कर सकते हो। m आपके पास आ गया, दैट इज़ माइनस 1/2। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ 4 5। y1 की जगह मैं 5 लिख देता हूँ और m की जगह माइनस 1/2, x माइनस और x1 की जगह 4 लिख देते हैं। अब हमने इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेके जाना है। सो ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये बन रहा है 4 ओवर 2। सो y इज इक्वल y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1/2x प्लस 2। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं 5 को उस तरफ मूव कर देता हूँ, ठीक है, राइट साइड पे। तो वो बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 1/2x प्लस 2 प्लस 5। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई है बेटा माइनस 1/2x प्लस 7, ठीक है। एग्जैक्टली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में इक्वेशन बन गई है। सो यू कैन राइट योर आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 16। The number of bottles of fruit drink sold has grown exponentially at a constant rate of 2.5% per year. 5 years ago, the shop sold 16,620 bottles. Okay. Calculate the number of bottles sold this year. So this is the principal value. 5 years ago जो है वो इतनी बोटल्स सेल हुई थी। और ये आपका जो क्वेश्चन है ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्वेश्चन है। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है f इज़ इक्वल टू पी, फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू 1 प्लस r ओवर 100 रेज टू पावर n, ठीक है। प्लस तब लगाते हैं जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो और माइनस लगाते हैं एक्सपोनेंशियल डिके में। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास है बेटा 16,620, ठीक है। रेट हमारे पास है 2.5%, परसेंट की जगह वैसे ही 1 ओवर 100 है, और n जो है हमारे पास 5 आ रहा है। तो आपके पास 5 ईयर्स के बाद वैल्यू आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। सो द आंसर इज़ 18,804, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सिंप्लीफाई दिस थिंग। अच्छा, अब इसको करने के लिए वी नो दैट वट एवर इज़ द पावर आउटसाइड द ब्रैकेट, वो पावर जो है वो सबके ऊपर आती है, ठीक है। अंदर जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं सबके ऊपर हमने वो पावर लिखनी होती है, इनटू वी कैन राइट इट लाइक दिस। अच्छा, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय x, 2 times 1 is 2 and 2 times 3 is 6, so 3 times 3 is 9, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में we can also do the cutting here, so we are left with 5 raised to power 3, that is 125, x raised to power 9, ठीक है। 5 का क्यूब रह गया था और x raised to power 9 रह गया था हमारे पास। एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये करें कि आप पहले फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स को ना मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, और उसके बाद हम फिर थर्ड ब्रैकेट को जो है ना वो करेंगे। x इंटू एक्स इज़ एक्स स्क्वेयर, देन x इंटू माइनस 3 इज़ माइनस 3x प्लस 4x माइनस 12, 3x माइनस 1,
then x square plus x minus 12, then we have 3x minus 1. Again multiplying these two brackets. अब हमने एक्स स्क्वेयर को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर -1 से, सिमिलरली एक्स को करना है दोनों से, फिर 12 को. सो एक्स स्क्वेयर इंटू 3x इज़ 3x क्यूब, देन माइनस एक्स स्क्वेयर. अब हम x को करते हैं प्लस 3x स्क्वेयर माइनस x. अब हम 12 को करते हैं माइनस 36x प्लस 12. So we have 3x cube minus x square और plus 3x square would combine to make 2x square. Minus x minus 36 is minus 37x plus 12. ठीक है. Question number 19. On the grid above draw the graph. अब हमने इसमें ग्राफ को ड्रॉ करना है. x plus y is equal to 6. Okay. So in order to draw the graph of x plus y is equal to 6, मैं y को पहले आइसोलेट कर लेता हूँ. ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है और इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे 3 वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी. एटलीस्ट 2 से 3 वैल्यूज़ लूँगा तभी मैं पॉइंट्स प्लॉट कर सकता हूँ. ठीक है, x की वैल्यू एक 0 लेते हैं तो y 6 आ रहा है. ठीक है, 6 हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल भी है. हमें ये भी देखना होता है कि ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करें कि जो ग्राफ पे अवेलेबल हों. अगर मैं 2 लेता हूँ तो मेरे पास 4 आ रहा है. ठीक है, 6 minus 2 is 4. अगेन 2 and 4 बोथ आर अवेलेबल. और अगर मैं 4 लेता हूँ तो 6 minus 4 is 2. तो ये मेरे लिए इजीली मैं जो है ना इसको प्लॉट कर सकता हूँ इन पॉइंट्स को. सो 0 6 पहले ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 2 4 और फिर मेरे पास है 4 2. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर दिए हैं. अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है क्योंकि बहुत ईजी है. यू जस्ट नीड टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. ये लाइन एग्जैक्टली इन 3 पॉइंट्स पास करनी चाहिए. ठीक है, और आपने इसको एक्सटेंड कर लेना है दोनों तरफ जितना आप कर सकते हो. ठीक है, अच्छा ये तो ग्राफ बन गया हमारा y इज़ इक्वल टू 6 माइनस एक्स का. मैं इसके ऊपर लिख भी देता हूँ y इज़ इक्वल टू 6 माइनस एक्स. अब हमने क्या करना है, ऑन द ग्रिड अबव ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस थिंग. अगेन अ लीनियर इक्वेशन. इसमें पहले मैं y को आइसोलेट कर लूँ बेटा. 2y इज़ इक्वल टू 4 माइनस एक्स एंड y इज़ इक्वल टू 4 माइनस एक्स ओवर 2. ठीक है, तो इसमें अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ, सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है. टेबल ड्रॉ कर लेते हैं. x को 0 सब्स्टिट्यूट करें, 4 माइनस 0 ओवर 2 इज़ 2. फिर x को 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज़ 1. और x की वैल्यू अब ले लेते हैं 4, सो दैट इज़ 0. और अब हमने इन 3 पॉइंट्स को प्लॉट करना है. ये वाला ग्राफ है y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स का. अच्छा, तो 0 2 ये आ रहा है एंड फॉर 2 वी हैव 1 जो कि बिल्कुल सेंटर में आएगा. ठीक है, 0.2 0.4 0.6 0.8 एंड 1. ओके परफेक्ट. और 4 के लिए हमारे पास 0 है, दैट इज़ दिस थिंग. अब इन 3 पॉइंट्स को जो है स्ट्रेट लाइन से मैंने ज्वाइन करना है.
सो लेट्स ज्वाइन इट। आई थिंक सो इट्स परफेक्ट, ठीक है, नो नीड टू डू एनी चेंज। एक आपके पास ऑरेंज लाइन है, ठीक है, एक येलो है, ये देख लें, ठीक है, और y इज़ इक्वल टू 4 माइनस एक्स ओवर 2 का ग्राफ है ये येलो वाला। तो मैं इधर लिख देता हूँ y इज़ इक्वल टू 4 माइनस एक्स ओवर 2 का ग्राफ है ये। अब क्या करना है, ग्राफ तो दोनों के ड्रॉ हो गए। नाउ इन पार्ट नंबर सी, ऑन द ग्रिड अबव शेड एंड लेबल द रीजन आर डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। अच्छा, फर्स्ट इनइक्वालिटी है x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 6। तो उसने क्या किया, जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना, इधर उसने लेस दैन x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 6 कर दिया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी हमारा लेस दैन इक्वल टू 6 आ रहा है, ठीक है। व्हेन आई विल मूव द y टू द अदर साइड, सो y इज़ लेस दैन इक्वल टू 6। एक तो ये है, y इज़ लेस दैन इक्वल टू 6। दूसरी है 2y प्लस एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। सो उसने यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू कर दिया। इधर भी अगर मैं देखूँ तो मुझे क्या करना है, y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 माइनस एक्स ओवर 2। ये भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। y को आइसोलेट करना है आपने सबसे पहले इनइक्वालिटीज़ में ना। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपने y को आइसोलेट कर देना है। इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, और लास्ट है x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -1, ठीक है। अब हम शेडिंग करते हैं, क्योंकि हमें उसने कहा है कि यू हैव टू शेड एंड लेबल द रीजन आर। सो फर्स्ट इनइक्वालिटी जो है हमारी वो y इज़ लेस दैन इक्वल टू 6 माइनस एक्स है। जब भी लेस देन होगा y, ठीक है, y इज़ लेस देन और इक्वल टू, तो आपने क्या करना है, जो भी आपकी लाइन है, जो ग्राफ, ये ऑरेंज लाइन है, ठीक है, हमारे पास दिस ऑरेंज लाइन इज़ रिप्रेजेंटिंग y इज़ इक्वल टू 6 माइनस एक्स। सो लेस देन है तो हमने ग्राफ से नीचे की तरफ शेड करना होता है, ठीक है। तो मैं एरो से ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ हमने, यानी कि हमारी शेडिंग एरिया जो होगा ना वो नीचे वाला है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ये वाला तो हमने कर लिया। नेक्स्ट इज़ y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 माइनस एक्स ओवर 2। सो 4 माइनस एक्स ओवर 2 वाली जो इक्वेशन है वो कौन सी है हमारे पास, वो ये है, ये येलो लाइन, ठीक है, ये उसका ग्राफ है, और वो ग्रेटर है। तो ग्रेटर का मतलब ऊपर की तरफ शेड होना है, ठीक है। तो मैं येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपके लिए ये ईजी हो। इसने ऊपर की तरफ शेड होना है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। बेटा y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 के लिए हमें पहले जो है ना y इज़ इक्वल टू 2 के लिए लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। y इज़ इक्वल टू 2 का ग्राफ क्या होता है, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग फ्रॉम 2। तो पहले हम इसका ना ज़रा कोई और कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ग्रीन से कर लेते हैं इसको। तो 2 से जो है ना, ये देखो y इज़ इक्वल टू 2 से आपका ये ग्राफ है y इज़ इक्वल टू 2 का, और वो कह रहे हैं y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2। अगर ग्रेटर दैन और इक्वल्स है तो यानी कि ऊपर की तरफ शेड होना है, ठीक है। अगर लेस हो तो नीचे की तरफ होता है, ग्रेटर हो तो ऊपर की तरफ शेड होगा, यानी कि ये वाले एरोज़, ये ग्रीन एरोज़ जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 को। और लास्ट हमारा रह गया है बेटा x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -1। अब x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -1 है, सो x इज़ इक्वल टू -1 के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा पहले, जो कि लेट मी यूज़ सम अदर कलर। इसके लिए ब्लू कलर यूज़ कर लेते हैं। सो -1 जो है वो बिल्कुल सेंटर में आएगा, ठीक है। ये ग्राफ है x इज़ इक्वल टू -1 का, और वो कह रहा है दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल। अगर ग्रेटर है तो राइट साइड पे शेड होगा, याद रखना आपने, राइट साइड पे शेड होगा, ठीक है। चलें, अब हमने ना ये बताना है
मैं ज़रा इक्वेशंस को 2 मिनट के लिए ज़रा रिमूव कर रहा हूँ जो लिखी नहीं है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो शेडिंग में, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कॉमन शेडेड एरिया कौन सा है, जहाँ पे सारी लाइंस का शेडेड एरिया ओवरलैप हो रहा हो, वो एरिया बताना है हमने। अच्छा, इनका कॉमन शेडेड एरिया जो आप आइडेंटिफाई करो वो ये बन रहा है, दिस थिंग। ठीक है, देखो येलो लाइन से ऊपर रहना है हमने, ब्लू से राइट साइड पे रहना है, ऑरेंज से हमने बॉटम साइड पे रहना है, और ग्रीन से अप रहना है, ठीक है। दिस इज़ द कॉमन शेडेड रीजन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम shows a pentagon, all the lengths are in centimeters, calculate the area of the pentagon. So it's very easy, we can divide this shape into two parts. One is a rectangle, that is 15 into 4, plus the other thing is a triangle, 1/2 into base into height. We just need to identify this base. ये जो बेस है बेटा ये हमारी आ रही है 15 - 9, ठीक है, 6 आ गई है इसकी बेस, और हाइट जो है क्योंकि 90 का एंगल बनना चाहिए, हाइट जो है वो ये है, सो 12 - 4 दैट इज़ इक्वल टू 8, सो 1/2 into 6 into 8। सो इसकी कटिंग करते हैं यहाँ पे, 24 प्लस 15 into 4 60। सो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बेटा 84, ठीक है। सो दिस इज़ द एरिया, टोटल एरिया। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पेंटागन। अच्छा, पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास ये साइड की भी लेंथ है, ये भी है, ये वाली भी है, ये भी है, वी जस्ट नीड टू फाइंड दिस थिंग। इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग राइट एंगल की जो ऑपोजिट साइड होती है दैट इज़ द लॉन्गेस्ट वन, सो द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सो 100, सो x इज इक्वल टू 10, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये आ गया हमारे पास बेटा 10, ठीक है। तो यू जस्ट नीड टू ऐड ऑल द साइड्स, 12 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 10, so the answer is 50 centimeters. In this question, a sphere has a volume of this, find the radius of the sphere. So volume is equal to 4/3 pi r cube, and volume is already given, that is 2572 is equal to 4/3 pi r cube, 2572 into 3/4 pi, ठीक है। कैलकुलेटर से इसकी डायरेक्टली आप वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो, नो नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई इन इट, ठीक है। आप कैलकुलेटर वाली पाई की वैल्यू यूज़ करो। लेट अस टेक द क्यूब रूट फर्स्ट, 2572 into 3/4 pi r cube, क्यूब रूट कैंसल्स द क्यूब साइन, सो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, वो आ रही होगी, सो द आंसर इज 8.50। क्वेश्चन नंबर 22, a cuboid has the dimension 2 cm by 6 by 22.5, calculate the surface area of the cuboid. So in order to find the surface area, total surface area, हम क्या करेंगे, पहले ये जो टॉप रेक्टेंगल है इसको, इसका एरिया फाइंड करते हैं। इसका एरिया बन रहा है 22.5 into 6,
ठीक है, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे बिकॉज ऐसी हमारे पास 2 शेप्स हैं, एक बॉटम साइड और टॉप साइड। सिमिलरली हम इसका फाइंड करते हैं, ये बन रहा है 6 × 2, ठीक है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बिकॉज ये वाली साइड भी एग्जैक्टली सेम है। सिमिलरली अब ये फ्रंट वाला जो हमारे पास रेक्टेंगल है इसका फाइंड करते हैं, 22.5 × 2 बनता है ये, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि जो ये वाली साइड है पीछे वाली ये भी एग्जैक्टली सेम है। कैलकुलेटर से इसका डायरेक्टली आंसर निकालते हैं, 270 + 24 + 90, सो इनको ऐड करें, वी हैव 384 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। Now a cube of edge x centimeter has the same surface area as the cuboid. So now we have a cube, ठीक है, and the edge means like side, that is x centimeters. All sides are equal in length of a cube, and they are saying that the cube has the same surface area as the cuboid. 384 जो हमने प्रीवियस पार्ट में फाइंड किया इसका भी वही सरफेस एरिया है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स एंड सॉल्व इट टू फाइंड द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, शो योर वर्किंग। सो वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। सो इट्स वेरी इजी, वी नो दैट ऑल द sides are equal, so there are total 6 squares and every square is same. So if we will find the area of one square, x into x, x square, so we can just multiply by 6 to get the total surface area of a cube, that is 6x square, and we can put it equal to 384 because the total surface area is also equal to the cuboid. So you just need to divide 384 by 6, so that is equal to 64, and now taking the square root, so your answer is 8, positive 8, because we know that the side is always positive. Next question. Amira drives 40 kilometers to work. Amira takes X minutes to drive the first 30 kilometers of the journey, and then you have to show her average speed in kilometers per hour for the first 30 kilometers of the journey is 1800 over X. Okay, so as we know that the average speed is equal to distance over time. Distance is 30 kilometers and time is X minutes. So in order to convert minutes into hours, we will divide it by 60. So ये hours में convert हो जाएगा, ठीक है। So kilometer over hours इस तरह लिख सकते हो। फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में you can write it like this, divided by x over 60, ठीक है, क्योंकि डिवाइड ही हो रहा है ना, 30 डिवाइडेड बाय x over 60 से 30 डिवाइड हो रहा है, so आप उसको इस तरह करके भी लिख सकते हो। And in the next step you can do like this, reciprocal, so वो आपका प्रूव हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 1800 over x किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, जो कि हमें रिक्वायर्ड था। वो हमें यही कहता है कि आप शो करें कि उसकी जो फॉर द फर्स्ट 30 किलोमीटर ऑफ जर्नी की एवरेज स्पीड है वो 1800 over x किलोमीटर्स पर आवर बनती है, जो कि हमने शो कर दिया है। पार्ट नंबर बी में वो कह रहे हैं Amira's average speed in kilometers per hour for the final 10 kilometer of the journey is this. Her average speed for the first 30 kilometer of the journey is this, is 8 kilometers per hour slower than her average speed for the final. Okay, so form an equation in x and show that it simplifies to this thing. अच्छा, तो इसमें कहा यह जा रहा है कि जो आमिरा की फर्स्ट 30 किलोमीटर्स की जर्नी है, ठीक है, उसमें जो उसकी स्पीड है ना वो है 1800 over x, ठीक है, और फिर
लास्ट जो 10 किलोमीटर्स की उसकी जर्नी है ना, उसमें उसकी स्पीड है 600/x-25, जो कि ग्रेटर है फ्रॉम द फर्स्ट 30 किलोमीटर्स की जर्नी से। ठीक है, ग्रेटर वाली कौन सी है? ग्रेटर वाली है ये वाली स्पीड जो उसने लास्ट 10 किलोमीटर्स में कवर किया। जो उसकी स्पीड है लास्ट 10 किलोमीटर्स में वो ज़्यादा है 30 किलोमीटर्स वाले जो डिस्टेंस से, जिसमें उसकी जो स्पीड थी 1800/x, उससे ज़्यादा है। और कितनी ज़्यादा है? दैट इज़ आल्सो गिवन, दैट इज़ 8 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, सो हम ये लिख सकते हैं कि जो ग्रेटर स्पीड है वो है x-25, और जो स्पीड कम है दैट इज़ 1800/x। और कितनी कम है ये भी लिखी हुई है 8 किलोमीटर्स पर आवर। सो दिस इज़ एन इक्वेशन, यू जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई इट। आपने इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लेके जाना है सिर्फ। ठीक है, तो डिनोमिनेटर्स को हम सेम कर सकते हैं। इस तरह। ठीक है, नाउ जस्ट एक्सपैंड इट, 1800x प्लस 1800, ये आ रहा है हमारे पास 45,000। और अब नेक्स्ट स्टेप में एट के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये बन जाएगा 8x² माइनस 8 × 25 इज़ 200x। अब सबको हम लेफ़्ट साइड पे मूव कर लेते हैं। ठीक है, या सबको राइट साइड पे मूव कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं लेफ़्ट पे करूँगा x² वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। तो 8x² माइनस 200x माइनस 600x प्लस 1800x माइनस 4500। ठीक है, सो ये जो x वाली टर्म्स हैं, अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बेटा आ रही हैं 1000x, पॉजिटिव 1000x। ठीक है, ये चीज़ बन रही है हमारे पास। अब हम ये कर सकते हैं कि हम इन तीनों टर्म्स को 8 से अगर डिवाइड कर देना तो एग्जैक्टली यही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 8, बोथ साइड्स बाय 8। तो 0 इज़ इक्वल टू 8x² को भी 8 से डिवाइड करें। ठीक है, वी हैव x², then we have positive 125x, then we have, sorry we have done a mistake, इधर 4500 नहीं 45,000 आना है। सो हमने एक ज़ीरो कम लगाया हुआ है। ठीक है, बाकी तो ठीक है ऊपर से। सो इसको जब हम डिवाइड करेंगे आएगा 5625। सो ये देखें एग्जैक्टली वही इक्वेशन बन गई है जो हमें चाहिए थी। इस इक्वल को हम बाद में भी लिख सकते हैं, तो वो बाद में मैंने लिख दिया। नाउ यू कैन सी दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम इक्वेशन जो हमें रिक्वायर्ड थी। अब थर्ड पार्ट में कहते हैं यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन एंड यू हैव टू गिव ईच आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। लेट्स सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac √/2a। अच्छा, a है हमारे पास 1, b की वैल्यू है पॉजिटिव 125 एंड c इज़ -5625। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़। ठीक है, कैलकुलेटर पे इस पर डायरेक्टली सॉल्व करें। स्क्वायर रूट पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको लिखें कैलकुलेटर पे।
ये आ रहा है 15625 प्लस 5625 इंटू 4 दैट इज़ 22,500 so we have 38125 over 2। अब आप इसको डायरेक्टली जो है ना कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमने कुछ वर्किंग शो करनी होती है। ये प्लस माइनस साइन भी आपने साथ साथ लिखने हैं। तो एक आपका एक्स का आंसर आएगा -125 पॉजिटिव 38125 ओवर 2 का, और एक आएगा आपका x इज़ इक्वल टू -125 नेगेटिव 38125 ओवर 2 का। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव वाला आंसर देखूँ तो वो मेरे पास आ रहा है 35.1। ठीक है, इसका आंसर 35.1 आ रहा है। और अगर हम कैलकुलेटर पे वो नेगेटिव से रिप्लेस कर दें स्क्वायर रूट के साइन को, तो बेटा मेरे पास आंसर आ रहा है -160.1। ठीक है, वो इसका आंसर है -160.1। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट नंबर डी। इट टेक्स आमिरा 25 मिनट्स लेस टू ड्राइव द फाइनल 10 किलोमीटर देन इट टेक्स फॉर द फर्स्ट 30 किलोमीटर्स। कैलकुलेट द आमिराज एवरेज स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर फॉर द होल जर्नी। अच्छा, अब लास्ट पार्ट में देखें कि फर्स्ट 30 किलोमीटर्स के लिए हमारे पास जो टाइम है वो है 35.1 मिनट्स। ठीक है, उसको 35.1 मिनट्स लग रहे हैं फर्स्ट 30 किलोमीटर्स को ट्रैवल करने के लिए, और लास्ट 10 किलोमीटर्स को ट्रैवल करने के लिए उसको 25 मिनट्स लेस लग रहे हैं, यानी कि 35.1 माइनस 25। ठीक है, एंड दैट इज़ इक्वल टू 10.1। सो 10.1 मिनट्स लग रहे हैं उसको लास्ट 10 किलोमीटर्स कवर करने के लिए। और हमने बतानी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, और हमें टाइम भी आवर्स में बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास आ गया 30 + 10 दैट इज़ 40 किलोमीटर्स। टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास 40 किलोमीटर्स है। ठीक है, और टोटल टाइम भी हम बता सकते हैं मिनट्स में, वो आ रहा है हमारे पास 35.1 + 10.1 मिनट्स। अभी हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड दैट इज़ इक्वल टू 45.2 मिनट्स। ठीक है, अब इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए इन आवर्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 60 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 0.753 आवर्स। सो एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ये है, टोटल टाइम हमारे पास आवर्स में ये है, यू जस्ट नीड टू डिवाइड इट 753। सो आंसर आ रहा है बेटा हमारे पास 53.1 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, लास्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट द टेबल। दिस इज़ अ क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, और देखो नेगेटिव साइन है विथ द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, सो इसका ना यूँ उल्टा अलिफ मदा इस तरह का ग्राफ बनना है। सो सबसे पहले 4 को सब्स्टिट्यूट करो हेयर और फाइंड द वैल्यू फॉर y। तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है -1.8। ठीक है, अब हमने ग्राफ को ड्रॉ करना है। वैल्यूज़ हमारे पास सारी गिवन है x और y कोऑर्डिनेट्स की। ठीक है, इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। -4 के लिए हमारे पास 7.8 है। ठीक है, हमें ये देखना है कि y एक्सिस पे 1 स्मॉल ब्लॉक इज़ इक्वल टू 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1। ओके, 0.2 का एक ब्लॉक है y एक्सिस पे। सो अब हमने
-4 पे प्लॉट करना है 7.8, तो ये 7 है, 7.2, 7.4, 7.6, ठीक है। तो हम ये इधर इधर प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट आ गया -4 एंड 7.8। नेक्स्ट इज़ -3, 2.4, तो ये आता है यहाँ पे, ठीक है। देन वी हैव -2, 0.6, 0.6 3 ब्लॉक्स के बाद आएगा तो ये यहाँ पे आ रहा है। देन -1, 1.2, then we have 0, 3, 1, 4.8, then 2, 5.4, 3, 3.6, and last one is 4, -1.8. So -1.8 is over here, ठीक है। अब इनको हमने एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर देना इन पॉइंट्स को। Let me draw it again. ठीक है, इसको हमने ज्वाइन कर देना है और हमारे पास ये जो है ग्राफ ड्रॉ हो गया फॉर -4 to 4। नेक्स्ट पार्ट, बाय ड्राइंग अ टेंजेंट estimate the gradient of the graph at y is equal to this at 1, 4.8। अब हमने इक्वेशन का इस इक्वेशन का जो हम अभी हमने क्यूबिक ग्राफ ड्रॉ किया है, हमने 1, 4.8 पे जाना है, ठीक है। इस पॉइंट पे जाके हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो 1, 4.8 बेटा हमारे पास ये वाला पॉइंट बन रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन दैट एग्जैक्टली टच 1 एंड 4.8, ठीक है। इसको टच करते हुए गुजरेगी। अच्छा, अब ड्रॉ करते हैं टेंजेंट। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। एग्जैक्टली एक पॉइंट को टच करना चाहिए, ठीक है। इस तरह करके आपका टेंजेंट आएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में वो ये कहता है कि जब टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है, इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। अच्छा, ग्रेडियंट के लिए मुझे टू पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। एक पॉइंट बेटा मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने येलो से शो किया है। दूसरा पॉइंट मैं ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है। और नाउ आई विल ड्रॉ ट्रायंगल ओवर हियर।
और मैं राइज ओवर रन की हेल्प से जो है ना इसका ग्रेडियंट फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये देखो, दिस थिंग इज़ माई राइज एंड दिस थिंग इज़ रन। सो राइज मेरा आ रहा है बेटा फ्रॉम 3 to 6, अप्रॉक्सीमेटली 6 है। सो राइज इज़ 3, सो ग्रेडियंट होता है राइज ओवर रन। राइज मेरा 3 आ रहा है, ठीक है। आप नोटिस करो 3 से लेके 6 तक आ रहे हैं ना ये पॉइंट्स। ट्राइंगल की हाइट आप देखो। और अगर मैं रन के बारे में देखूं तो वो मेरे पास आ रहा है बेटा, ये 2 है और ये 0 है। सो रन है मेरे पास 2, सो 2 - 0 इज़ 2, ठीक है। राइज आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरा 3 से 6 तक था, तो 6 - 3 इज़ 3, और रन मेरा है 2 - 0 दैट इज़ 2। सो राइज ओवर रन से अगर मैं इसका ग्रेडियंट निकालता हूँ तो वो आ रहा है 1.5, ठीक है। सो हमारे पास जो इसके आंसर की है कैम्ब्रिज के अकॉर्डिंग, उसमें लिखा हुआ है कि 1.2 से लेके 1.6 के आपका मार्जिन है। 1.2 से 1.6 के बीच में कोई भी आप नंबर अगर आप लिखते हो तो उसको आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द लाइन on the grid, that is 2y plus x is equal to 8. okay, so again 2y plus x is equal to 8 के लिए मैं y को पहले ना आइसोलेट कर लेता हूँ। सो ये बन जाएगा 8 - x/2। इसमें x फिर मुझे टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। 3 वैल्यूज़ ले लेता हूँ मैं x की। एक ले लेता हूँ -2, 0 एंड 2, और -2 अगर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरे पास आएगा 5, 0 करूँगा तो आएगा 4, और 2 करूँगा तो 8 - 2 इज़ 6/2 दैट इज़ 3। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। -2 के लिए वी हैव 5 जो कि आ रहा है बेटा यहाँ पे। उसके बाद वी हैव 0, 4 जो कि यहाँ आ रहा है। देन वी हैव 2, 3 जो कि ये पॉइंट है, ठीक है। इनको अब आपने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। ठीक है, लेट्स डू इट अगेन। एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इन तीनों पॉइंट्स को टच करती हुई गुजर रही हो। ठीक है, अब ये देखें, ये लाइन आपको एग्जैक्टली तीनों पॉइंट्स में से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। अब वो क्या कह रहे हैं, हमने डी के फर्स्ट पार्ट में लाइन तो ड्रॉ कर ली। अब वो कह रहे हैं राइट डाउन द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ ऑफ दिस। अच्छा, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है अब वो क्यूबिक ग्राफ को 3 पॉइंट्स पे टच भी कर रही है। ये देखो, एक ये पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट। अब ये तीनों पॉइंट्स हमने उनको बताने कि ये पॉइंट्स क्या हैं हमारे पास, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड दीज पॉइंट्स। अब इस पॉइंट को अगर मैं नोटिस करूं, ये वाला पॉइंट मेरे पास आ रहा होगा -3.2, 3.4। अच्छा, एक्स एक्सिस पे
मेरे पास 10 स्मॉल ब्लॉक्स हैं, यानी कि एक 0.1 का है, ठीक है। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 एंड 3.7, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली मेरे पास -3.7 पे आ रहा है ये पॉइंट, ठीक है, -3.7 पे आ रहा है। तो इसके इसका आंसर आ गया -3.7। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड हमारा जो है बेटा वो क्यूबिक ग्राफ हमारी ये पर्पल लाइन से यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने फाइंड करना है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। तो 0.4 पे टच हो रहा है, ठीक है। एक है -3.7 पे टच हो रहा था, एक 0.4 पे हो रहा है, और लास्ट हमारा जो टच हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी वैल्यू बनती है 3.1234, 3.1234, सॉरी 3.4 पे हो रहा है ये, ठीक है, एग्जैक्टली 3.4 पे हो रहा है। सो इसका आंसर, सो ये तीन हमने क्या फाइंड कर लिए हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ, ठीक है। लास्ट पार्ट, these x coordinates are the solutions of this equation as well, so find the values of a and b। अच्छा ठीक है, इसको करने के लिए हमने ये करना है कि क्यूबिक इक्वेशन को और लीनियर इक्वेशन को, जो कि हमारे पास थी 2y + x = 8, जिसमें हमने y को आइसोलेट करके लिख दिया था 8 - x/2, उनको इक्वल पुट कर देना, ठीक है। जब भी इस तरह का कोई पार्ट आए एग्ज़ाम में तो आपने क्या करना है, दोनों जो ग्राफ्स हैं उनकी इक्वेशंस में से y को आइसोलेट करना है और दोनों के y को इक्वल पुट कर देना है, ठीक है। अब देखो आपके पास सिर्फ x वाली टर्म्स रह गई हैं। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमने इस फॉर्म में जाके, जैसे ये फॉर्म बन जाएगी, हमने वहाँ रुक जाना है। उसके बाद a और b की जो वैल्यूज़ है ना, वहाँ से कंपेयर करके हमने इसके आंसर्स फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं दोनों साइड्स पे 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, बिकॉज द एलसीएम इज़ 10, फिर देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। सो 30 + 20x, इधर कटिंग हो रही है, सो वी हैव 2x³। So here we have 5 × 8 is 40 minus 5 × x is 5x. Moving all things to the left hand side, or we can also move all things to the right hand side, because ये 2x³ के साथ हमारे पास माइनस साइन है, तो मैं चाहता हूँ ये पॉजिटिव हो जाए, तो मैं सबको राइट साइड पे मूव कर लेता हूँ। 2x³, फिर x वाली टर्म्स लिखते हैं -20x -5x -30 + 40, ठीक है। तो 2x³ -25x + 10। तो अगर अब आप कंपेयर करो, ये आपके पास जो इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई है, दैट इज़ बेसिकली 2x³, मैं इधर लिखता हूँ इसको इस डिफरेंट कलर से, 2x³ + ax + b, ठीक है, ये लिखी हुई है, = 0, ठीक है। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर भी जो है वो = 0 मैं राइट साइड पे लिख सकता हूँ, राइट पे लिख देता हूँ वो। अच्छा, बस अब आपने ना कंपेयर करना है। अब देखो ए की पोजीशन पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, -25 लिखा हुआ है। साइंस अगर डिफरेंट है तो आपने ए की नेगेटिव वैल्यू लिखनी है, और बी की पोजीशन में हमारे पास +b की पोजीशन पे 10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए आ गया -25 और बी आ गया +10।